हम याहिया से मोहम्मद रिजवान से मुतालिक बात कर रहे थे। अली की तरफ इस सवाल को लेकर बढ़ते हैं। आलिया, मोहम्मद रिजवान T20 में तो हमारे गो टू ऑप्शन है ही। देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने टॉप ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से बाबर के साथ बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई है, बड़े मैचेस जिताए हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बट वनडे में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सोल्यूशन क्या है? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि रिजवान से बेहतर ऑप्शन आपके पास इस वक्त है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास रिजवान से बेहतर कोई ऑप्शन है इस वक्त, और ना ही इस पे मेरा ख्याल है कोई बात होनी चाहिए। देखिए, उसकी वजह यह है कि T20 में जब आपने उनको ओपनर के तौर पे नीचे से ला के खिलाया तब वो इफेक्टिव हुए। ठीक है, अब उनका नंबर जो है वो एक बीच में एक मिडिल ऑर्डर प्रॉपर बैट्समैन आपको ज़रूरत है, जिसकी जो जहाँ पे एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए, और उसके बाद रिजवान जो है वो नीचे आए, क्योंकि आप या शादाब को प्रमोट करें या प्रॉपर किसी और बैट्समैन को चांस दें, हमें एक ज़रूरत तो है 100% बीच में। वैसे टेक्निकली प्रॉब्लम भी है ना इसके साथ, जैसे आप कह रही हैं, अगर हम रिजवान को नीचे लेके आएँ और एक प्रॉपर बैट्समैन उनके ऊपर लेके आएँ तो फिर नवाज कहाँ आएंगे, शादाब कहाँ आएंगे और खुशदिल कहाँ आएंगे? हाँ, देखिए, अभी ये तो नहीं है ना कि पूरी 11 में बना रही हूँ, और ये जरूरी नहीं है कि ये कौन सी 11 खेलती है कौन सी नहीं। मैं तो एक जनरल बात ये कर रही हूँ कि जो रिजवान को इस वक्त ना तो कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है। उसकी वजह ये है ना कि देखिए, जब आपका एक बेहतरीन विकेट कीपर खेल रहा होता है, जैसे सरफराज अपने टाइम पे खेल रहे थे तो रिजवान बाहर बैठे थे, उनको चांसेस नहीं मिले थे। तो अब ये जो रोल है वो पोजीशन चेंज हो गई है, और अब ये जहाँ पे खेल रहे हैं वहाँ उनको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। इसमें कतई ये बात नहीं है कि उनकी एवरेज मेरा ख्याल है कोई 28 के करीब है। तो ये जरूरी है कि रिजवान अपने गेम को इम्प्रूव करें और पाकिस्तान को जितवाएं। अभी एक पॉइंट ये है कि आगे आपकी इंग्लैंड भी आएगी, जब अच्छी टीमें आएंगी, वर्ल्ड कप्स आएंगे, तो क्या आप हारिस को खिलाएंगे या आप रोहेल को खिलाएंगे? मतलब हमें नौजवानों को जरूर वो ट्राई करना चाहिए, उनको चांसेस देने चाहिए ताकि वो डेवलप हो, उनकी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, लेकिन ना तो वक्त से पहले और ना वक्त के बाद। असल चीज ये होती है कि आप बिल्कुल टाइम पे, जब आपको पता हो कि एक राइप हो गया एक प्लेयर, तो उसको चांस मिलना चाहिए। तो इस तरह से इस वक्त जो है इसमें रिजवान को हटाना या किसी और को लाने वाली बात जो है ना, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। एक दानिश मेरे जहन में प्रपोजल है कि अगर इमाम के साथ शान मसूद से ओपन करवाएं, बाबर अपनी इस पोजीशन पे खेलें नंबर 3 पर, तो 4 पे फखर को ले आए। ठीक है, फखर माजी में भी वन डाउन खेलते रहे। हम यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को साइडलाइन कर रहे हैं फिर नहीं, अब्दुल्ला शफीक तो तीसरे ओपनर, रिजर्व ओपनर रहेंगे ना टीम में। ठीक है, सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक जो इस वक्त हमारी स्क्वाड का हिस्सा थे वो फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे। हम स्क्वाड से हट के शान मसूद को इन करेंगे। नथिंग अगेंस्ट शान मसूद, बहुत कमाल की इंप्रूवमेंट आई है शान मसूद में, कोई शक नहीं है। पिछले 3 सालों में अच्छा खेले भी हैं, परफॉर्म भी किया है, हर जगह परफॉर्म किया या और ये सारे पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमारे पास अब इतने ऑप्शन हैं, बट सारे ऑप्शन टॉप ऑर्डर के हैं। मसला ये है, देखिए दानिश, जो सबसे सीरियस कंसर्न है ना वो ये है कि अगर आप फ़खर को टॉप ऑर्डर से हटाते हैं, ठीक है, उनकी टेक्निक में फ्लॉ है, उनके मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अगर आप शान को ऊपर से हटाते हैं और अगर आप शान कह रहा हूँ, फ़खर को आप हटाते हैं और उनकी जगह किसी हार्ड हिटर ओपनर को लाने के बजाय इमाम जैसे ओपनर को लेकर आते हैं, तो इमाम भी एक तरीके से खेलने वाले बैट्समैन है, स्टडी, बाबर आजम भी स्टडी खेलने वाले बैट्समैन है, और 4 पर आप खिला रहे हैं रिजवान को। तो अगर आपके ऊपर से रन नहीं हुए तो रन कौन करेगा? पहली बात तो ये है। चलें, आप नंबर 4 से हटा दें रिजवान को, आप लोअर ऑर्डर में कैसे खिलाएंगे रिजवान को? जो आदमी 4 पर परफॉर्म नहीं कर रहा वो नीचे कैसे परफॉर्म करेगा? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं टैलेंट की बात नहीं कर रहा दानिश, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ट्राई एंड टेस्टेड, आप किसी ऐसे प्लेयर को खिलाते हैं जो परफॉर्म करें। चलो ठीक है, आप कहते हैं जी आप लेकर आए हारिस को मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए, तो भाई वो जो आपने अपने NCA के अंदर, वो जो आपने अपने फ्यूचर प्लान के अंदर रोहेल नज़ीर को रखा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान बनाया था, पाकिस्तान शाहीन का कप्तान बनाया था, तो क्या आप अपनी पसंद नापसंद पर, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उनका खेलने का स्टाइल अच्छा लगा तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए ट्वीट भी कर दिया और वो पाकिस्तान टीम में आ गए। तो जब आपको किसी नौजवान को लेकर आना होता है तो वो जो पाइपलाइन में होता है आप उसको पीछे कर देते हैं। आजम खान की मिसाल आपके सामने मौजूद है। जब आपको किसी नौजवान को ट्राई करना होता है तो आप उस्मान कादिर को साइड में करके, कभी आप टेस्ट क्रिकेट में खिला रहे हैं जाहिद महमूद को, कभी आप जो है T20 क्रिकेट में खिलाना मकसद नहीं है आपका मकसद सिर्फ पानी पिलाना है, ड्रेसिंग रूम में बिठाकर चाय पिलाना है। तो ऐसे नहीं होता दानिश, जब आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी पड़ेगी तब आपको पता चल जाएगा। हसन अली को आपने ट्राई कर लिया, लेकिन अब आपको हसन अली के बारे में ये सोचना होगा कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आपने इंडिया में जाकर खेलना है। 1 साल के बाद हसन अली की स्पीड क्या होगी? इंडिया की पिचेस तेज़ नहीं है,
वहाँ पर हसन अली आपके लिए कारगर साबित होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिन स्पिनर्स के साथ इस वक्त आप खेल रहे हैं वो इस कंडीशन में आपको डिलीवर करके नहीं दे रहे। चलें 19 रन देकर 4 आउट कर लिए थे नवाज ने, पहले मैच में उन्होंने 60 रन दिए। आपने पहले मैच के बाद ये सोचा कि भाई वेस्ट इंडीज़ की टीम, अगर आपने वेस्ट इंडीज को रन दिए तो ये तो आपके गले में आ जाएगी। आपने टर्निंग ट्रैक बना दिए, वो तो टर्निंग ट्रैक पर भी आपको लेकर चले गए थे और टर्निंग ट्रैक पे आप खुद फंस गए था आपको। हाँ ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। ऐसे हम रोहिल नज़ीर की बात कर रहे थे, कोई शक नहीं है इसमें कि रोहिल नज़ीर पे बहुत इन्वेस्ट किया गया है। अंडर 14 सर्किट से रोहिल नज़ीर पे इन्वेस्ट किया जा रहा था, हमने भी उनके बारे में बड़ी बात की है। ही हैज़ पोटेंशियल, बट बड़े चांसेस मिले रोहिल नज़ीर को भी। हमने PSL में भी उनको देखा, हमने डोमेस्टिक में भी उनको देखा, उनको इंटरनेशनल में कभी आप लेकर आए हो? हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको आप एक सीजन की परफॉर्मेंस पे हारिस को लेकर आ गए और एक्सपोज हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई तो बहुत जल्दी आ जाता है। रोहिल ने न्यूजीलैंड का भी टूर किया था, लेकिन रोहिल की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है। आजम खान सितंबर में हम लेकर आए विकेट कीपर बैट्समैन, फिर अचानक आजम खान को गायब कर दिया हमने। तो मेरा आजम खान भी वैसे T20 के लिए ऑप्शन है ना, वनडे के लिए तो मुश्किल ये ऑप्शन है। दानिश, अगर T20 की परफॉर्मेंस पर मोहम्मद हारिस आ सकते हैं तो व्हाई नॉट आजम खान? फील्डिंग का कराएंगे बड़ी साहब उनसे? भाई फील्डिंग तो बहुत सारों का मसला है, लेकिन असल मसला ये है कि कोई अगर PCB का बड़ा ट्वीट कर दे किसी के बारे में तो सिलेक्शन कमेटी को समझ में आ जाती है कि हवा का रुख इधर है, इधर ही चल पड़ना है। लेकिन दानिश, हमें एक लाइन तो ड्रॉ करनी है ना कि कौन कौन से लोग हमारे प्लान में है। कई बार हम बाहर से ले आते हैं, कई बार उन्हीं लोगों को ट्रैवल करते हैं। असल में हम ख्याल लोग जो है ना, हम ख्याल ग्रुप जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। थोड़ा इस पे भी सोचो विचार की ज़रूरत है। अब जिस तरह रात पाकिस्तान ने जो सीरीज़ जीती है, अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे PCB की और टीम मैनेजमेंट के लोगों ने और सिलेक्शन कमेटी के लोगों ने जिस तरह ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीरें लगाई हैं, तो लग रहा है कि ये ट्रॉफी बाबर आजम ने नहीं जीती, उन लोगों ने जीती है। ठीक है, चले उनको भी खुश हो लेने दे, छोटी छोटी खुशियाँ लोगों की। बट आलिया, मेरे ख्याल से इमाम उल हक से मुतालिक एक डिस्कशन बनता है, बिकॉज ही प्लेड रियली वेल थ्रू आउट दिस सीरीज़। और शुरू से लेके अब तक इमाम का हम रिकॉर्ड भी देखें, बड़ी तनकीद हुई इमाम पर, बड़ी बातें हुई कि कैसे उनकी सिलेक्शन हो गई थी। हाँ, फास्ट ट्रैक उनकी सिलेक्शन को किया गया था जब इंजी थे, लेकिन उसके बाद इमाम ने परफॉर्म भी किया है। हर सीरीज़ में या हर जगह पर उन्होंने अपना बल्ला उठाया है और वो परफॉर्म करते हुए नजर आए हमें। ही इज़ अ गुड टैलेंट। जाहिर है वो अगर अच्छे टैलेंट ना होते तो वो मैन ऑफ द सीरीज ना लेते। 199 रन स्कोर किए उन्होंने, तीनों मैचेस में 50 बनाई। प्लेयर हमेशा से वो अच्छे हैं। देखिए, इनिशियली कोई भी नौजवान जब आता है ना तो उसके इश्यूज भी होते हैं इंटरनेशनल में सेट होने के, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर में आने का। इंजमाम का एक बहुत बड़ा उनको फायदा है पीछे, उनको बहुत अच्छी टिप्स भी मिलती होंगी, गाइडेंस भी मिलती होंगी। मगर जो सबसे बड़ी चीज होती है ना दानिश, वो ये है कि क्या नौजवान के अंदर खुद इवॉल्व होने की सलाहियत है या शौक है या वो अपने ऊपर काम कर रहा है। इसी वजह से शान मसूद से हम सब इम्प्रेस हैं कि उस बंदे ने मेहनत की है और मेहनत करके अपने आते हैं, फेल होते हैं, फिर मेहनत करके आते हैं। तो इमाम के साथ भी ये हुआ और उन्होंने प्रूव किया है कि वो खेल सकते हैं। अब सिर्फ फर्क जो आता है, जहां हम मार खाते हैं, मैं खास तौर पे इमाम के बारे में बात कर रही हूँ, वो आता है जब हम स्विंग जहाँ पे ज्यादा हो रहा हो, वहाँ की जब कंडीशन में हम खेलते हैं सीम स्विंग की, तो वहाँ पे हमारे प्लेयर्स जो है ना, उनका थोड़ा सा इशू आपको पता है कि वो आता है। लेकिन इमाम को जो एतमाद मिला है, जो जिस तरह से उनको रिवॉर्ड मिला है, आई एम श्योर कि हर प्लेयर अपनी ऊपर काम करेगा और हमारे कोचेस भी उनके साथ साथ उनके ऊपर काम करवाएंगे। क्योंकि मोहम्मद यूसुफ के होते हुए मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है कि वो यकीनन प्लेयर से बात करते होंगे, उनको बताते होंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट हमें नजर भी आती है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इमाम की और वो बहुत तारीफ के काबिल है। हम फ़खर ज़मान की भी बात कर रहे थे भट्टी साहब। एक मसला तो फ़खर ज़मान का हमेशा से रहा है, बट सबका ये मानना है कि वो इतने गिफ्टेड हैं कि वो कोई एक बड़े मैच में परफॉर्म करके आपको जिता देते हैं। बट मेरा सवाल हमेशा से ये होता है, 10 में से 1 या 2 मैचेस परफॉर्मेंसेस क्या काफ़ी हैं आपको टीम में रिटेन करने के लिए? देखिए, दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं, अब इमाम को देख लेना, इमाम पर जितनी क्रिटिसिज्म हुई शायद रिसेंट ईयर्स में किसी पाकिस्तानी प्लेयर पर ताने भी कसे गए, क्या नहीं कहा गया, मुख्तलिफ बातें की गई कि जी चचा की वजह से आ गए। लेकिन आज आप देखें 7 मुसलसल ODIs में उसने 50 की हैं। अब जावेद मिर्ज़ा का रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। टेस्ट मैच में जब वो खेले उसको भी कहा गया कि सिफारशी है, शान को खेलना चाहिए। उन्होंने ईच इनिंग 100 भी कर दिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो
ये परफॉर्मेंस जो है आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। मेरा ख्याल में अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस के चक्कर में हम बार बार फ़खर को मौका देंगे, या तो फ़खर की पोजीशन चेंज करें, जब पीछे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं फिर उनकी परफॉर्मेंस तो बेकार जाएगी ना। इसी तरह हमने खुर्रम मंजूर को भी पास में ज़ाया किया, बहुत उसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस